के वही प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, उसकी टॉप 100 प्रश्नों की सीरीज है। इस सीरीज के अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि जहाँ पे जो जरूरत लगे, जहाँ पे लगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, उस सभी को आप एक एक करके पूछ सकते हैं सवालों को। और जहाँ जरूरत पड़े प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम इसकी व्याख्या भी करते हुए चलेंगे, तो आप इसके अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा। पहला सवाल आपके बोर्ड पर डिस्प्ले पर है, निम्नलिखित ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में, ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, तो कह रहा है कि कौन सी ऊर्जा जो है जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सर्वाधिक मात्रा में, जैविक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में क्या मतलब ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूस्म ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो आप देखते होंगे आपके यहाँ भी सौर पैनल लगा होगा, सोलर पैनल लगा होगा, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा और जानते होंगे। इसमें 4 विकल्प है। इस चारों विकल्प में अगर आप देखें सबसे सही विकल्प जो होगा वो होगा आपका सौर ऊर्जा। अगर आपने इस सवाल का उत्तर बी लगाए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, यानी बी वालों के जवाब यहाँ पे राइट है। कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भू उष्मीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी इस सेशन में जाएंगे और जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और ये ऐसे सवाल है जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करके सवालों के जवाब दें। जी हाँ, सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। सौर ऊर्जा एकदम सही जवाब, फटाफट अंदाज में लोग पढ़ेंगे। ए माने वैकल्पिक ऊर्जा सबसे बड़ा जो संग्रहगार है ना वो सौर ऊर्जा है। आगे हम बढ़ते हैं नए सवालों की तरफ। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी किससे प्राप्त होती है। एकदम हलवा सवाल है। चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से, हवा से। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये पूरा सीआरटी और सीआरटी का निचोड़ है और इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा ये निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा सभी के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं। सूर्य सभी का सही जवाब है। यहाँ पर आवाज साफ आ रही, कमेंट कर बताइएगा वीडियो साफ चल रहा है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं वे सभी इस सेशन का जवाब देंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से हमें भी ये जरूर अवगत कराएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या तो नहीं रही। सभी साथी जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, अभी की बार एक सीट हमार। सौर मतलब ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। पेट्रोलियम नहीं होगा, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो सौर सेल कोई सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं, इसी को सौर ऊर्जा भी कहते हैं। सौर ऊर्जा मतलब इस सवाल का उत्तर क्या हो गया डी। तो अभी तक आपने देखा होगा जितने भी सवाल आ रहे हैं सब सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा से आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा क्या ऐसा सौर ऊर्जा ही सही है। जी हाँ, अगला है ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा संकट का यहाँ पर क्या तात्पर्य है तो आप इस सवाल का क्या उत्तर देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। फटाफट कमेंट करिएगा। मैं वीडियो को शेयर कर ले रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है, आप भी वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो हम अपना काम तो करेंगे, आप लोगों तक अपनी सेशन को ही पहुंचाते रहेंगे। यहां पे ऊर्जा संकट का क्या मतलब समझते हैं जरा कमेंट करके बताइएगा कि जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन समाप्त होने का खतरा। जी हाँ, मैंने कोयला, पेट्रोल जैसे जो जीवाश्म ईंधन है इन्हें समाप्त होने का जो खतरा है उसी को हम ऊर्जा संकट समझते हैं। मतलब सवाल का सही उत्तर होगा आपका डी। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। मतलब ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। मतलब ऊर्जा भी मिल जाए, विद्युत भी मिल जाए और पर्यावरण की क्षति भी ना हो, पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। तो आप इसमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आप टिक कर रहे हैं। तो याद रहे अगर हमारा सबसे बढ़िया अगर स्रोत की बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सबसे ज्यादा वो होगा सी, जल विद्युत। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, जल विद्युत बताया है, तो आपके जवाब पूरी तरह से सत्य और सही हैं। अगला है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस सेशन का जवाब जरूर देंगे। फटाफट अंदाज में आप लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये सेशन
काफी अहम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। प्रश्न नंबर 7, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। परजैविक है, प्रतिजैविक है, ह्यूमेलिन है, एंथ्रोपोजेनिक है। ये एकदम रट लीजिएगा, यही सवाल है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला है का, यहाँ पे देखिए इसको त्रुटि है टाइपिंग में, ये हो गया आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का। अब एकदम हलवा सवाल है, अब तो सभी लोग इसका जवाब दे लेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब किसी का जवाब यहाँ पे गलत नहीं होगा और यही सवाल आपकी परीक्षा में पूछेंगे। कोयला जलाएं, पेट्रोल जलाएं, डीजल जलाएं तो क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, वायु प्रदूषण का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या है? प्रकाश का रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय कौन सा एक उत्पन्न होता है? यहां पर जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं वो आज के क्लास सेशन के हिसाब से पूछेंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर केवल और टेलीग्राम पर जुड़े रहेगा, जहां पर सभी निःशुल्क क्लास आपको मिलती रहेगी। सभी क्लास की लिंक भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 के जवाब जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं और अन्य महत्वपूर्ण चीजों को हम पढ़ा सके, तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने समय कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो यहां पर आप लोगों ने एकदम सही बताया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां पे सवाल का उत्तर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रट लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। एशियाई भूरा बदाल, तो यहां पे देखिए बदाल जो है ये टाइपिंग एरर है, ये होगा बादल। ठीक है, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 में अधिकांशतः फैला था पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में। तो प्रश्न नंबर 10 का जवाब सभी साथी देंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण एशिया में। सवाल का जवाब होगा सी। अगर आपने इस सवाल का उत्तर सी दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है, कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। प्रश्न नंबर 11 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। तो अगर बात करें ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण का माप किसमें मापते हैं? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि जो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है। फटाफट अंदाज में जवाब देंगे, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। फटाफट कमेंट करिए आप लोग, बताइए। वैसे जेट उड़ान ध्वनि प्रदूषण की माप किसमें की थी? डेसिबल में। तो सबसे ज्यादा जो डेसिबल उत्पन्न होता है ना वो यहीं से होता है, जेट विमानों से। वैसे हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस क्या? अगर सामान्य स्थितियों की बात की जाए तो वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, चाहे फेसबुक को देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सभी चारों टाइप को पढ़ना है। ये चारों गैस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से चारों से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य स्थितियों में वातावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहा जाता है। इसे दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी गैस? दमघोटू गैस। दमघोटू गैस क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप सोए हैं, घर बंद करके अंगीठी जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है? CO गैस कमरे में फैल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ही अंदर जाती है और हीमोग्लोबिन में चिपक जाती है और धीरे धीरे हीमोग्लोबिन को खत्म कर देती है। सांस लेने में कठिनाई होती है, तो दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए दमघोटू गैस के नाम से इसे जाना जाता है। वैसे CO गैस का उत्सर्जन कैसे होता है? जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी मित्र कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। फटाफट कमेंट करिएगा। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। N2 क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इन सभी के बारे में बताइएगा। अगला है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन। प्रश्न नंबर 13 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। तभी मैंने क्या बताया, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार सिगरेट से जो निकलने वाली रंगहीन गैस है ना, उससे कौन सी गैस कहते हैं? CO गैस कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? सी। तो अभी आप लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबके जो कॉन्सेप्ट थे ना वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। हिमालय क्षेत्र में हॉटस्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? फटाफट अंदाज में जवाब दीजिए।
प्रश्न नंबर 14 एकदम सही आपने बताया 44.4%। ए वाला जवाब यहां पे सही है। अगला, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? एकदम रट लीजिएगा, मोटर बाहर से जो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इसी को सीओ गैस कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने सवाल में ही सवाल पूछा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे लेंगे। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या है? जो भूमिगत जल है उसे अजैविक प्रदूषक क्या है? बैक्टीरिया है, शैवाल है, आर्सेनिक है, विषाणु है। प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। एकदम सही आपने जवाब दिया है, आप सभी लोगों ने आर्सेनिक। अगर आपने इस सवाल का उत्तर सी बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मलबे से सबसे ज्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 17 का जवाब देना है। चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। आपका इस सवाल का जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को फटाफट सभी को शेयर करिएगा। जी हाँ, चमड़ा उद्योग इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। निम्नलिखित में से अम्ल वृष्टि का कारण है। अम्ल वृष्टि का कारण क्या है? यहां पे ध्यान दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। 18 के जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाते हैं। माने यहां से आपके परीक्षा में सवाल झोला भर भर के आते हैं, तो जब जानते हैं कि जहां सवाल झोला भर भर के आते हैं तो फिर प्रश्नों के जवाब भी दीजिए ना। बताइए से बोले फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, सी। अच्छा, कृत्रिम वर्षा क्या है? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट कर बताएंगे कृत्रिम वर्षा क्या है। सभी साथी जवाब देंगे। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका जवाब जरूर आना चाहिए। अगला है, अम्ल वर्षा होती है बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल वाष्प के कारण, वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जलवाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो प्रश्न नंबर 19 के जवाब सभी को देना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए ना तो यहाँ पर सटीक उत्तर आप तक नहीं पहुंचता है। अगर अम्ल वर्षा की बात करें तो जो वायुमंडल में ना जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, उसी की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, उसके बाद वर्षा होती है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। वैसे इस प्रश्न के जो चारों विकल्प हैं उसमें से कोई भी प्रश्न का विकल्प ऐसा नहीं है जो इस प्रश्न को संतुष्ट करे, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर स्टार लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, एक को इनमें से एक का वर्षा पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, अम्ल वर्षा हो जाता है, एसिड रेन हो जाता है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे ऐसा क्या है। तो यहां पर हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड, अभी ऊपर हमने इस बारे में चर्चा की, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, इस वाले प्रश्न को हम कर देते हैं कट। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से। तो अगर इसकी बात की जाए ना तो अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा अगर कारण जो हमारे आपके सामने निकल कर आता है वो है कारखाना। क्या है आपका? कारखानों से। मतलब इस सवाल का उत्तर हो गया आपका ए। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए तरह के प्रश्न की तरफ। ये सब ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स मिल जाएगा। आपकी बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? CFC, CH4, O3, CFC को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मेथेन, O3 ओजोन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हो गई? सल्फर डाइऑक्साइड। किस देश में सर्वाधिक वर्षा होती है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। अच्छा, मेरी आवाज साफ आ रही है? जरा एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग कि मेरी आवाज आप लोग को साफ आ रही है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। नॉर्वे में होती है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा जरा। तो अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां पर? ओस्लो में है। ओस्लो कहां है? नॉर्वे में है।
ओस्लो कहाँ पे है? नॉर्वे में है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। माने प्रश्न से आपके एक और प्रश्न तैयार हो गए हैं। ठीक, अगला आपके सवाल है, कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। ये सीरीज बहुत ही अहम है आप सभी के लिए। जीवाश्म ईंधन से ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती वायु प्रदूषक गैस है, 25 का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, अभी हम लोगों ने देखे यहां पे पढ़ा था SO2। ठीक, देखिए सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीचर की हो, बिहार शिक्षक भर्ती को हो, एसएससी हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सभी नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएगा। अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पादन जो प्राप्त होता है जलाने से। प्रश्न नंबर 26 के जवाब दीजिएगा। सभी लोग, मेरी क्लास निःशुल्क है आप लोगों के लिए। कोल पत्थर के कोयले को, चारकोल, डीजल मिट्टी के तेल, सीएनजी। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कोल पत्थर के कोयले को। भोपाल गैस त्रासदी, मिक। कभी कभी मिक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। रिसाव की वजह से घटना हुई थी। तो यहां पर 2 से 3 दिसंबर की रात यह घटना हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 2 से 3 दिसंबर 1984। मतलब यूं कह सकते हैं 2-3 दिसंबर 1984। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना आपको? जो लोग लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें कि आपको समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, प्रैक्टिस सेट भी जो है लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको मिल जाएगी। जो लोग नोट्स ले रहे हैं उनको वहां पे मिल गई होगी। अगला है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी वो कौन सी गैस थी? तो वहां पे मिक गैस थी। कौन सी गैस थी? मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट। सवाल का उत्तर हो गया आपका सी। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस की रिसाव हुई थी? MIC। ठीक है, अब देख रहे हैं कितना आसान सा सवाल है आपके लिए। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती है न टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिक से, पॉलीमर से, प्रोटीन से। अगर प्रश्न नंबर 30 की बात की जाए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? न टूटने वाले अणुओं से। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं लगेगा आप लोग का, लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहाँ पे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? 31 से जवाब दीजिएगा। गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक। एकदम हलवा सवाल है डी। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के। 32 का जवाब दीजिएगा। वायु प्रदूषण के, ये वाला जवाब यहां पे सही है। अगला, किसी जल क्षेत्र में बीओडी का फुल फॉर्म बताइएगा। बीओडी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सीवेज से जो दूषित हो रहा है उसी को बताता है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, हरिद्वार, कानपुर के मध्य। जहां पे सर्वाधिक प्रदूषण है, तो यहां पर एक प्रश्न और उत्तर आपको निकल जाएगा कि जहां ज्यादा प्रदूषण है वहीं आपको बीओडी की मात्रा सर्वाधिक मिलने वाली है। ठीक, तो 34 जवाब दीजिएगा। कानपुर से इलाहाबाद के मध्य, मतलब सवाल का उत्तर हो गया बी। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का फुल फॉर्म, सीओडी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में। बीओडी को मैंने बता दिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब सीओडी का आपको जवाब देना है और वीडियो को भी शेयर करना है। हाँ, जैव उपचारण, रेमिडिएशन का मतलब क्या है? बायोरेमिडिएशन का मतलब। 35 का जवाब दीजिएगा यहाँ पर। जीवों तथा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिन पदार्थों का निष्कासन, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अग्रों का प्रत्यारोपण। तो जीवों द्वारा पर्यावरण विषैले टॉक्सिन पदार्थों का निष्कासन। कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? अब आपको यह बताना है कि कौन सा जल प्रदूषक नहीं है।
नहीं है वाले सवाल खूब आते हैं, इसलिए आपको इस पर भी फोकस करना होगा कि नहीं है वाले सवाल को भी बताते चलिए। फटाफट कमेंट करिएगा। सीओडी का फुल फॉर्म क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 36 से जवाब दीजिएगा यहां पे जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए, जल प्रदूषक है, जस्ता है, तांबा है, निकल है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, ये जल प्रदूषक नहीं है, ये अम्ल वर्षा का कारण है। इसलिए इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबका ना? किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। कापर है, लेड है, कैडमियम है, मरकरी है। 37 से जवाब दीजिएगा फटाफट। लेड है। यूरो नाम स्वचालित वाहनों का एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह कौन सी गैस है? जवाब सभी लोग दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, मेथेन। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ लाइव चल रहा है आपके लिए। डेली क्लास में आप लोग टाइम से बने रहा करिए, टाइम तक के लिए। जी हम कार्बन डाइऑक्साइड, सवाल का उत्तर हो गया आपका। ये वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्वरित होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। 39 से जवाब दीजिएगा सब लोग। चांदी, सोना, तांबा, पैलेडियम। जिसको साफ नहीं दिख रहा है वीडियो, यहां पे 3 डॉट बिंदु पर मोबाइल पर क्लिक करेगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेगा, एमबी थोड़ा ज्यादा खाएगा, लेकिन पूरी वीडियो साफ और एचडी में दिखाई देगा। 36 नंबर सवाल में क्या देखना है? देखिए, यहां पे कह रहा है ना, जल प्रदूषक नहीं है। जस्ता, निकल, तांबा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रदूषक की बात कर रहा है। कौन सा प्रदूषक नहीं है? तो ये जस्ता, तांबा नहीं है, ये अम्ल वर्षा का कारण है। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यही होगा आपका। ये जल प्रदूषक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे तांबा भी नहीं है, देखा जाए तो तांबा भी नहीं है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 39 का? पैलेडियम सही जवाब है। डी वालों के जवाब यहां पे सही है। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होती है? सीधी सी बात है, जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर होगा, प्रति व्यक्ति जो जनघनत्व होगा वो जहां पर हो, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दिल्ली। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर क्या है? अंकलेश्वर, लखनऊ, लुधियाना, रायपुर। अंकलेश्वर। कहां पर अंकलेश्वर? कमेंट करिएगा। अपने प्रदूषकों के कारण इनमें से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीताशोक, महुआ, पॉपुलर, नीम। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को शेयर किया है। सीता अशोक। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। 11 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनसंख्या। 5 जून पर्यावरण। 28 फरवरी
विज्ञान। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, ठीक, उसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो 22 मार्च इस प्रश्न का सही जवाब है। हम चलते हैं नए सवाल की तरफ। पेयजल में संख्या प्रदूषण क्या है? संख्या के बारे में पढ़ना है, और संख्या क्या है ये भारत के कई क्षेत्रों में पूछा जाता है। कई बार यूपी में संख्या प्रभावित जिला कौन सा है, और अगर भारत में पूछ लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर एक नया सामने आता है। तो अगर भारत में पूछा जाता है ना, तो कोलकाता है। इस सवाल का उत्तर वेस्ट बंगाल भी हो सकता है, मतलब पश्चिम बंगाल, जो संख्या से प्रभावित है। एक सवाल आपके सामने आता है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल आ चुका है। तो याद रखिएगा, फरवरी 2009। ठीक, हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है, निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? भीमताल, पुलिकट, ऊटी, सांभर। पुलिकट झील जो है ना, इसके बारे में जैसे अगर मैप मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे है तमिलनाडु, उसके ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश है। तो यहीं पे यही इन दोनों की सीमा पर ही क्या है? पुलिकट है। यही दोनों की जो सीमा है, यहीं पर आपको पुलिकट झील मिलती है। और पुलिकट के ठीक सामने अगर आप आएंगे तो श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, यही भारत का से जितने भी यूं कह सकते हैं लॉन्चिंग पैड है, जितने भी यान, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, जितने भी यान लॉन्च किए जाते हैं, यहीं से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं। और जो श्रीहरिकोटा है, ये पुलिकट के ठीक सामने है। और पुलिकट झील कहां पर है? इन दोनों के सीमाओं के बीच में आपको देखने को मिलेगी। किसके? ये तमिलनाडु हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न के 47 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ये भीमताल होगा। भीमताल कहां पर है? ये आपका यूके में है। यूके का मतलब उत्तराखंड। भीमताल कहां पे है? यूके में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। जरा कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहां स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि इसको ध्यान से पढ़िए, कहीं गलती ना होने पाए। सिलेक्शन वाले टॉपिक है ये आगरा में। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जवाब यहां पर सही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहां स्थापित किया गया? आगरा में। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। भीतर कणिका, जिसे अभी हाल ही में विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया, कहां पर है? किस लिए प्रसिद्ध है? यह सवाल पूछा था। तो जो भीतर कणिका है, यह उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित होने के साथ भारत में अगस्त 2010 तक कितने स्थलों को दर्जा हो गया? तो ये देखिए, ये आउटडेटेड सवाल कहा जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न बैंक की सीरीज में आ गया। ये हमेशा तत्काल में पूछा जाता है। इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, ये हो गया आपका आउटडेटेड सवाल। उस समय इसकी संख्या 28 थी। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में सम्मिलित की गई इमारत कौन है? बुलंद दरवाजा, चार मीनार, महाबोधि मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगर हम 51 प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? महाबोधि मंदिर, मतलब एक सवाल आपके सामने है और उम्मीद करते हैं सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार का श्रेष्ठ योगदान किसके लिए, मतलब अगर ये पूछा जाए किसके लिए दिया जाता है, तो वन रोपण और प्रतिभूमि के संरक्षण के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, पर्यावरण हिंदी पुस्तकों के लिए। तो यहां पर यह है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, मतलब सवाल का उत्तर हो गया बी। ग्लोबल 500, अगर बात किया जाए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। तो 53 का जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। तो ये पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है ग्लोबल 500। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में कई बार आपके पूछा जा चुका है। अगला, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता क्या कहलाते हैं? सर्वोच्च की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर यहीं पे पारिस्थितिकी तंत्र है तो सर्वोच्च जो होगा ये,
उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है। तो 54 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। देखिए यहां पे जो सबसे पहले इसको पादप कहते हैं। पादप जो होता है ना, ये उत्पादक कहलाता है। उसके बाद ये है, ये शाकाहारी हो गया, मतलब ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ये तीनों जो है ये उपभोक्ता हो गए। अब जैसे पादप कहीं गिर गया तो क्या होगा, कुछ देर बाद डिकम्पोज हो जाएगा। ये कोई गाय मर गई तो मरने के बाद क्या, पहले मोटी होगी फिर गायब हो जाएगी। चाहे वो शेर हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई व्यक्ति मरता है तो ये क्या लगते हैं, अपघटक लगते हैं। क्या लगते हैं आपको, तो ये डिकम्पोजर है। इसे डिकम्पोज करके फिर इसे मिट्टी में मिला देते हैं और फिर ये वापस पादप तक जाती है, उसे कहते हैं अपघटक, डिकम्पोजर। यहाँ पे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, सी, डिकम्पोजर हो जाएगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है, अपघटक दिया है, उन सबके जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही और स्पष्ट है। ये सिलेक्शन वाले सवाल हैं। अब की बार एक सीट हमारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश ऊर्जा का मात्र कितना प्रतिशत भाग पेड़ पौधों द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न नंबर 55 का जवाब सभी को देना है, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, चाहे लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर। यह निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। 1 से 5% सही जवाब। टॉप 100 सवाल है। देखिए सभी नोट्स घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी की हो, बीपीएससी टीचर की भी, ये सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूपी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। ये बिहार पूछ सकता है, ये मध्य प्रदेश के बारे में पूछ सकता है, ये राजस्थान के बारे में पूछ सकता है, उत्तराखंड के बारे में पूछ सकता है, ये किसी भी राज्य का सवाल यहाँ पे पूछ सकता है। राजकीय पक्षी क्रौच, राजकीय पशु बारसिंघा, राजकीय पुष्प कमल गलत, पलाश है। राजकीय खेल हॉकी। तो यहाँ पर जो गलत है ना, वही आपका आखिर में सही है। टुंड्रा बायोम में पाया जाने वाला जीव है 57 को एकदम रट लीजिएगा। प्रश्न नंबर 57 की बात करें, टुंड्रा बायोम में पाया जाने वाला जीव है, प्रश्न नंबर 57 की अगर हम बात करें तो रेंडियर है, रेडियल को रेंडियर कर लीजिएगा, रेंडियर है, सील और मछली। मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। प्रदूषण के संदर्भ में असत्य कथन को बताना है 58 में, जो असत्य है। लीकेन वायु प्रदूषण प्राकृतिक सूचक है, इसे लाइकेन कहते हैं, लाइकेन सही है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि है, सही है। संख्या प्रदूषण संबंध जल प्रदूषण से है। पारायुक्त जल का सेवन करने से मिनीमाता नामक रोग होता है, यह है मिनीमाता। तो टाइपिंग में एरर हो गया। तो अगर प्रश्न नंबर 58 की बात करें तो यहां पर जो है वो सी है, संख्या प्रदूषण का संबंध जल प्रदूषण से है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड जल की बात है, संख्या के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे जानेंगे। इस प्रश्न को भी हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के आगे बढ़ते हैं। इसकी भी जब व्याख्या करेंगे तब इस प्रश्न का ऑथेंटिक उत्तर आपके सामने निकल कर आएगा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी हुई थी, मेक हुई थी। घटना हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। चीन, रूस, अमेरिका, जापान, कंपनी कहाँ की थी, ये सवाल बहुत बार पूछा है। वो यूएसए कंपनी कहाँ की थी, यूएसए की कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी। सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। जेट्रोफा के बीच समानता कितना प्रतिशत तेल निकाला जाता है। देखिए नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नोट संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 60 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, जितने भी लोग इस सेशन को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। 25 से 30% ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब सभी साथी देंगे। फटाफट कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 61 का जवाब, आपकी संख्या कम हो रही है, बढ़नी चाहिए ना। अच्छा प्रश्न कैसे हैं जरा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, इसे CH4 कहा जाता है, इसे मार्स गैस कहते हैं। ये धान खेत से निकलता है, जब पशु जुगाली करते हैं तब निकलता है।
सड़े गले पदार्थों से निकलता है, पुराने कुओं से निकलता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, हाइड्रोजन। माने जो गलत है वही यहां पर आपका सही है। जब कोई जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए तो क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। परजीवी, सहभोजी, मृतजीवी, सहजीवी। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। आप लोग संख्या नहीं बढ़ा रहे, अगर लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन बैंक्स की सीरीज है तो शेयर करिएगा। प्रतिदिन क्लास में टाइम से रहिएगा। बाकी क्लास के जो टाइमिंग वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है सुपर टेड विद दुर्गेश सर, उस पर भी क्लासेज आपकी चल रही हैं। यहां से आपने पढ़ लिया, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसे सहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजी। यहां पे गलती हो जाए चलेगा, परीक्षा में गलती नहीं होना चाहिए। महासागरों में सर्वाधिक लवण पाया जाता है। अगर महासागरों में लवण की बात की जाए तो सर्वाधिक लवण पाया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो 63 के जवाब सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 64 के जवाब सभी साथी, सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है, आप भी जवाब दीजिए। जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका द्वारा होता है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। कौन सा एक कोशिकीय जीव है? दोनों प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहां पर है आपका प्रोटीन। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है तो सवाल के जवाब आपके सही हैं। अब जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका द्वारा होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव है, कौन सा है? जवाब दीजिएगा 65 का। स्पाइरो गायरा, विषाणु, पैरामीशियन, हाइड्रा। सी इसका सही जवाब है। तो आप लोगों ने अगर इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब यहां पर सही थे। हम बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ, नए सवाल की तरफ। हरित गृह गैसें हैं CO2, CFC, मीथेन, ऑल ऑफ दीज। बताइए। हरित गृह, इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। CO2 भी है, CFC भी है, मीथेन भी है, ऑल ऑफ दीज। मतलब सवाल का उत्तर हो गया सी। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर होता है? नागरिकों पर होता है, सरकार पर होता है, नागरिक और सरकार दोनों पर होता है। तो 67 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सड़सठ। वैसे नागरिक और सरकार दोनों पर होता है। कहीं कहीं आपको सरकार भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा? नागरिक और सरकार दोनों। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। उत्तरदायित्व की बात की जा रही। देखिए, मूलाधिकार में भी है और मूल कर्तव्य में भी इसका जिक्र है और नीति जो सिद्धांत में भी इसका जिक्र है। ओजोन गैस का सर्वाधिक सघनता मिलती है। ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है भूमध्य के क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों के समान रूप से शीत क्षेत्र में। 68 का जवाब सभी लोग दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका ए। कौन सा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? अगर द्वितीयक श्रेणी की बात की जाए तो जो प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, वो साग सब्जी पर खाता है। तो आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन कौन है। सरल सवाल है, कर ले जाएंगे आप। ठीक, शेर क्या है? बकरी प्राथमिक, हाथी प्राथमिक, सांप द्वितीय। ठीक है, देखिए ये मांसाहारी है और इसके ऊपर सर्वाहारी था। तो यहाँ पर शेर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर का, यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर शेर भी सही है, यहाँ पे शेर भी सही हो सकता है, शेर और सांप दोनों। मतलब यूँ कह सकते हैं बी भी सही है और सी भी सही है।
ठीक है, लेकिन कई बार सांप तृतीयक में भी चला जाएगा, कई बार सांप जो है तृतीयक में भी जाएगा, जब इसकी सीरीज पढ़ेंगे तब बताएंगे। वैसे इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर देखा जाए तो यहां पर सी ही है, हाथी बकरी जो है आपकी प्राथमिक हो गई। सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर वन एवं वन उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक, वन एवं वन उत्पाद। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में घटती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मध्य मंडल। -100 डिग्री सेल्सियस लगभग, मतलब यूं कह सकते हैं -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर -100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। बी, यहां पे मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती हैं। आयन मंडल में ओजोन मंडल है। इसकी थियरी नोट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी आपको मिल जाएगी, एक ही जगह भटकना नहीं पड़ेगा। पर्यावरणीय अवक्रमण का कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन प्रयोग, औद्योगिकरण, आलापदीज। प्रश्न नंबर 72 जवाब दीजिएगा, औद्योगिकरण। सी, इनमें किसके अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ईजे रॉस, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ ई-लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के जो टेलीग्राम है, इन दोनों पर आपको मिल जाएगा। हाँ, ये खाद्य श्रृंखला के हिसाब से यहाँ पर सी होगा, मैंने यहाँ पे देखिए बता दिया ना, खाद्य श्रृंखला के हिसाब से यहाँ पर सी होगा। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधों और पशु जगत, भूमि, जलवायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो प्रश्न नंबर 74 जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। भूमि, जलवायु, पौधे और पशु, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अपशिष्ट निक्षेपण की प्रभावी विधि है भूमि निस्तारण, भस्मीकरण, दारण, आलापदीज। 75 जवाब दीजिए फटाफट। भूमि निस्तारण, दारण है, भस्मीकरण है, मतलब आलापदीज। आलापदीज जहां पे आ जाए तो मान लिया अगर 80% सही है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रयोगों से छात्रों में निम्नलिखित में से क्या जागृत होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। अगर प्रश्न नंबर 76 की बात की जाए तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मानसिक विकास। प्रयोगों से क्या विकास होगा बच्चों का? मानसिक विकास। शारीरिक विकास तो होगा नहीं उससे। ये दारण जो है टाइपिंग में एरर हो गया, भूमि निस्तारण हो गया, भस्मीकरण हो गया, दारण यहाँ पे क्या है? अपशिष्ट निक्षेपण की बात कर रहा है। जब भूगोल की सीरीज पढ़ाएंगे तो वहां पर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब भूगोल की सीरीज की मैराथन आपके लिए जल्दी होने वाली है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में बुलेटिन बोर्ड या फ्लैन बोर्ड क्या तात्पर्य? 77 का जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। यहां पर होगा दृश्य साधन। क्या है? दृश्य साधन। अगला, पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षक निम्नलिखित में से एक विधि का सबसे कम प्रयोग करता है? प्रश्नोत्तरी विधि का, तथ्यों से भरपूर या कल्पनात्मक जिसमें कहानियां सुनाना हो, कविता, गीत तथा अभिनय, पुस्तक आधारित प्रश्न। 78 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पुस्तक आधारित प्रश्न। ये सबसे कम इस्तेमाल करना होता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है? कई बार कहा जाता है सर शिक्षण नहीं आएगा, शिक्षण आएगा। तो कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए तथ्यों को आपको पढ़ना होगा, उन तथ्यों को आपको जरूर से जानना होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा 79 का जवाब क्या होगा? अपनी कक्षा छात्रों की आवश्यकता, रुचियों और महत्वाकांक्षाओं का पता लगाना,
वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों में विभिन्न तत्वों की पहचान करना, व्यवहार संबंधी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते हुए प्रत्याशित शिक्षा परिणाम लिखना, मतलब ऑल ऑफ दीज। हमारा घर और हमारा पड़ोस विषय वस्तु पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या किस स्तर पर उपयुक्त है। ये देखिए एनसीईआरटी किताब अगर आपने पढ़ी है या सीईआरटी, इन दोनों से मिलाकर शिक्षण को तैयार किया गया है। ठीक है, इन दोनों में ही आपको शिक्षण मिल जाएगा। अगर प्रश्न नंबर 80 की बात करें तो स्तर 1-2 तक। ठीक, और हमारा घर हमारा पड़ोस विषय वस्तु पर्यावरण की पाठ्यचर्या किस स्तर पर अधिक उपयुक्त होगी। 80 का जवाब सभी लोग दीजिएगा यहाँ पे। वैसे अगर ईवीएस की जो किताब होती है, ईवीएस की किताब कक्षा 3, 4 व 5 व 5 के लिए होती है, मतलब 3 से शुरुआत होती है। ठीक, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी, आप जरा कमेंट कर बताइए। प्रश्न नंबर 81 का परियोजना एवं प्रयोगशाला। पर्यावरण अध्ययन में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन के लिए कौन सी तकनीकी सही है। 82 का जवाब दीजिएगा एक बार। अवलोकन करना, प्रेक्षण करना। एक सवाल है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन में विषय द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों के गरीबी, बाल श्रम, अशिक्षा, जाति, वर्ग, असमानता के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे। यहां पर क्या होगा, कथन सही है, कथन गलत है, कथन के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के लक्ष्य के बारे में पता लगता है। देखिए अगर प्रश्न नंबर 83 की बात करें तो यहां पर इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है, कह रहा है कथन सही है। कथन के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के लक्ष्य के बारे में पता लगता है, मतलब ए और सी दोनों सही है, अर्थात विकल्प का उत्तर हो गया डी। निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आएगा। ये कह रहा नहीं आएगा, तो नहीं वाला आप जवाब देंगे। उपयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, ग्रहण। तो प्रश्न नंबर 84 का जवाब क्या होगा, कमेंट करिएगा। ग्रहण मतलब उत्तर होगा आपका डी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा विकल्प संगठित उपागम द्वारा पर्यावरण अध्ययन के लिए उचित है। प्रश्न नंबर 85 के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसमें अवधारणा तथा प्रक्रिया दोनों महत्वपूर्ण है। आपकी संख्या बराबर कम होती जा रही है, क्या बात है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए फटाफट कमेंट करके। एकदम हलवा सवाल है। मानव श्वसन तंत्र के मॉडल, मानव श्वसन तंत्र के मॉडल श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए दिखाकर अध्यापकों को ने पढ़ाया। अध्यापक द्वारा जो प्रस्तुत विधि उसका नाम क्या होगा। प्रदर्शन, अन्वेषण, अवलोकन, प्रयोजन। तो उन्होंने कुछ दिखा के पढ़ाया तो प्रदर्शन। बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी करता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को बताता है। ज्ञान उपयोग, ज्ञान का उपयोग करने के बाद, रेडियो में सुनने के बाद क्या कर रहा है, बता रहा है। वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शुरू में मैंने पढ़ाया, अगर आप शुरुआत से क्लास में बने होंगे तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर 89 की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नाभिकीय दुर्घटना और रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव क्या है। पृथ्वी का तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पौधों के कार्बन के जटिल यौगिक का निर्माण होता है। शिशु विकलांगता में वृद्धि होती है। ऑल ऑफ दीज। इसका एग्जाम्पल है हिरोशिमा और नागासाकी। आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। अगर कहीं भी उपयुक्त सभी आ जाए, समझ लिया करिए 80% उसका जवाब सही है। ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली यूवी माने अल्ट्रावायलेट किरणों का कितना भाग अवशोषित कर लिया जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तथ्य वाले सवाल है, आप तभी कर पाएंगे जब पूरे तथ्य को आप पढ़े रहेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़कर किसकी संज्ञा दी जाती है? यहां पर होगा 99%। 91 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? भौगोलिक पर्यावरण, अर्थात सवाल का उत्तर हो गया ए। अगला है प्रभावी दशाओं या संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है, निम्न में से किसने कहा? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। टांसले ने कहा, एजी टांसले। पौधों की जड़ों में जल की बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? लिफ्ट सिंचाई, लघु सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्मदार सिंचाई। अगर हम 94 की बात करें तो यहाँ पे ड्रिप सिंचाई होगा, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका तेजाब वर्षा पर्यावरण निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा का मतलब यहाँ पे अम्ल वर्षा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? ये अम्ल वर्षा की बात कर रहा है। प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा नया है, मैं इसीलिए कहता हूं अगर क्लास में बने रहेंगे तो बहुत कुछ जानने और सीखने को आपको मिलने वाला है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहां पे इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए निम्न प्रदूषण से होते, अगर विकल्पों के हिसाब से देखा जाए तो यहां पे जो सबसे सही विकल्प आपको नजर आता है ए। उपयुक्त विकल्प अगर हम तलाश करें तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होती है? लाल दवा किसे कहते हैं? जरा कमेंट करके बताइएगा, लाल दवा किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जवाब दीजिएगा। ये कीटाणु रहित बना देता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अगर आपने सवाल का उत्तर ए बताएं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजाति का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव या प्रतिप्राप्ति के लिए उपयुक्त पद क्या है? देखिए, डेली क्लास अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, डेली क्लास में जुड़े रहना चाहते हैं, सभी क्लासेस की लिंक और पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं, अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़े रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए एक नंबर ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का, उस नंबर पर भी अपना नाम और जिला लिखकर व्हाट्सएप कर भी जुड़ सकते हैं। और वैसे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी होगी। जेएससीईआरटी की अन्य भी सीरीज आपको अगले दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग संख्या को बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर प्रश्न नंबर 97 की बात की जाए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्वस्थानीय संरक्षण। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? संकटग्रस्त जाति है, दुर्लभ जाति है, विलुप्त जाति है, सुभेद्य जाति है। तो अगर 98 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? संकटग्रस्त जो जाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। आप लोग ज्यादा ज्यादा संख्या में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, बताइए हम क्या पढ़ाएं, आपके लिए हम लेकर आने वाले। और आपके लिए जल्दी एक बड़ी सीरीज शुरू हो रही है मैराथन की। देखिए, डेली क्लास के लिए आप अगर घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सभी लोग जानकारी ले सकते हैं नोट संबंधित। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपको निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में उपलब्ध हैं और आप उनसे जुड़कर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। ये सब लेने भी दुर्गेश ऑफिस के नंबर है। भौतिक और जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है। 99 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। विषय वस्तु पर, विद्यालय के स्तर पर, अध्यापक की योग्यता पर, मतलब ऑल ऑफ दीज मतलब डी। किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहते हैं? प्रश्न नंबर 100 का जवाब दीजिएगा, अवलोकन। इसी के साथ टॉप 100 सवाल की सीरीज समाप्त होती है। अगले दिन मिलते हैं इसी समय, इसी सेशन के साथ। और क्लासेस की जो टाइम है वो आपको मिल जाएगी। जो बड़े क्लासेस होने जा रहे हैं, आपको मैराथन क्लासेस हो रही है, उनकी भी लिंक आपको मिलती जाएगी। नोट्स आप घर बैठे ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स पीडीएफ में उपलब्ध है, हॉर्ड कॉपी उपलब्ध है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। मेरी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क चलती रहेंगी। और ऐसे अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर चाहते हैं कि उस विषय पर भी हम क्लास लेकर आएँ, तो वीडियो के नीचे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। इसके अलावा कि यूट्यूब चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस चैनल पर भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आप में सवाल भी पूछ सकते हैं। आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।